हम लोग देख रहे थे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में। देखो ये रेंडमली वैसा ही एक पोलन ग्रेन है। देखो अब ये तो हम लोग कल देख लिए थे लोग, जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें गैमेट होता है। ये हो गया एक कंप्लीट पोलन ग्रेन। बोलो अब ये पोलन ग्रेन क्या, ये ऊपर वाला लेयर हो गया प्रोटेक्टिव लेयर जिसको बोलते हैं एक्जाइन, और ये उसके नीचे वाला लेयर हो गया इंटाइन। और ये दोनों तो तुम लोग को पता है, मतलब ये नीचे वाला लेयर को बोल रहे हैं हम इंटाइन। ये तो हो गया हमारा वेजिटेटिव सेल, और ये जेनरेटिव सेल जो डिवाइड होके दूगो मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया है। इस तरह से ये पूरा हो गया हमारा पोलन ग्रेन। अब इस पे अब आगे आते हैं। जब पोलन ग्रेन, ये बहुत ही टफ, बहुत ही रेसिस्टेंट लेयर है, मतलब धरती पर अब तक का सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक रेसिस्टेंट मटेरियल है एक्जाइन, स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ रहता है। खैर अब बात समझो, जब जर्मिनेशन होने को रहता है, मतलब जब ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों में एक केमिकल इंटरेक्शन भी होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी होता है थ्रू केमिकल। तो केमिकल के इंटरेक्शन से जब ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्टिग्मा, बोले तो ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट पिस्टिल और ये पोलन ग्रेन, ये दोनों अगर सेम स्पेसीज का है नहीं, मतलब और इसका जो भी है वो ये कंफर्म कर रहा है, तब क्या होगा कि ये अलाउ करेगा कि इसके सरफेस पे ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करे। जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, एक नीचे में बेसल पार्ट हल्का सा एक जगह रहता है जहाँ पे एक्जाइन नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, और वहां से इसका इंटाइन वाला लेयर क्या होगा कि जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। अब ये देखो, और ये जर्मिनेट का छोटा सा रहेगा। अब जैसे जैसे जर्मिनेट करके ये नीचे आएगा, वैसे वैसे इसका दोनों मेल गैमेट इसको फॉलो करेगा, इसके टिप पे रहेगा, इसको फॉलो करेगा। और थ्रू ए स्टाइल, जब ये जैसे जैसे जर्मिनेट करते हुए ग्रो करता है, ये स्टाइल का सेल्स इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और भी ज्यादा आगे ग्रो करने के लिए। अब बात समझो, अब ये हो गया हमारा जर्म ट्यूब। ये तो सबको पता है कि ये है स्टिग्मा, और ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट स्टाइल, यही ना है। अब ये जो जर्मिनेट होते हुए आ रहा है, ये हो गया जर्म ट्यूब। अब इस जर्म ट्यूब के टिप पे, एंड पे रहता है दूगो मेल गैमेट, वही जो प्रेजेंट रहता है पोलन ग्रेन में। अब ये देखो, ये जर्म ट्यूब जर्मिनेट करते हुए स्टाइल से इंटर कर गया कौन सा पार्ट में, ओवरी में। ये वाला पार्ट ओवरी है, ये वाला पार्ट क्या है, ओवरी। सबसे नीचे वाला पार्ट एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ्लावर में। अब ये जब ओवरी में इंटर किया तो ये वाला पोर्शन हो गया ओव्यूल। पता है ना सब किसी को, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ओव्यूल। अब ओव्यूल में ये दो इंटीगुमेंट, दो कवरिंग क्या करेगा कि प्रोटेक्ट करता है, और ओव्यूल के अंदर में ये प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। इन प्रेजेंट है, कल हम लोग देखे थे लोग एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर वे लिख दिए थे, ये ऊपर वाला 3 एंटीपोडल सेल, ये दोनों पोलर न्यूक्लियस। अब ये बाद में ये दोनों आपस में फ्यूज होके ये बन जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दोनों अपने में क्या होगा कि फ्यूज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर है? अच्छा, ये 3 गो में ये 2 गो साइनर्जिड्स, और ये जो एक थोड़ा सा बड़ा बना देता है, ये जो बड़ा वाला है ये कहलाएगा फीमेल गैमेट। तो ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, बोलो, और ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट। ठीक है, आगे हम ठीक से लिख देंगे। ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट। अब बात समझो, ये तो वो वाला ये जर्म ट्यूब का पार्ट है जो एंट्री करेगी अब ओव्यूल में। अब ये जर्म ट्यूब के टिप पे प्रेजेंट है 2 गो मेल गैमेट, ये ना दोनों है मेल गैमेट। अब ये 2 मेल गैमेट में से ध्यान से एक मेल गैमेट फ्यूज होगा फीमेल गैमेट से, एग सेल से ना, यही ना है ओवम, एग सेल से, और दूसरिका वाला जो फ्यूज होता है इससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से।
समझ में आ रहा है। तो जब ये फ्यूज होगा एक सेल से तो यही बनेगा जाइगोट, और एक और वाला मेल गेमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से तो बनता है इंडोस्पर्म। अब बात समझो, ये जो फेनोमेना है इस फेनोमेना को बोलते हैं, ध्यान से, ट्रिपल फ्यूजन। पहले देखो फ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो डिसिमिलर सेल्स का फ्यूज होना, बोले तो दो डिसिमिलर हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूज होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो फ्यूजन कितना बार हुआ, एक बार ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया, सुन सब, फर्स्ट फ्यूजन। दूसरी का ये वाला मेल गेमेट इस फीमेल गेमेट से फ्यूज हुआ, दो फ्यूजन। और ये मेल गेमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो ऑलरेडी एक बार फ्यूज हो चुका था, अब इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो ये केस हो गया ट्रिपल फ्यूजन का। तो इसको या तो ट्रिपल फ्यूजन बोलो या डबल फर्टिलाइजेशन बोलो। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, ये फ्यूज किया इससे तो ये दोनों डिसिमिलर सेल है कि नहीं है, ये है फीमेल गेमेट, ये है मेल गेमेट, तो ये एक फर्टिलाइजेशन। और ये मेल गेमेट फ्यूज हुआ इससे, ये भी तो दोनों डिसिमिलर सेल है, तो ये हुआ सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ये एक केस हो गया डबल फर्टिलाइजेशन का। जो ये दोनों फ्यूज हुआ था इसको फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये फ्यूजन सिमिलर सेल्स के बीच का फ्यूजन है, डिसिमिलर का फ्यूजन नहीं है। ये दोनों तो एक ही ना है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गया, एन एन मिल के 2n बना लिया, फिर ये एक n बाद में जाएगा तो इंडोस्पर्म का जेनेटिक नेचर 3n हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड से हो गया ट्रिप्लॉइड, और ये तो फीमेल गेमेट है तो हैप्लॉइड, और ये मेल गेमेट ये भी हैप्लॉइड, एन एन ये दोनों मिलके आगे हो जाएगा, जो जाइगोट बनेगा डाइप्लॉइड, 2n हो जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है इस केस को बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्स्ट फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वाला जो फ्यूजन है वो सिमिलर सेल्स के बीच का फ्यूजन है, बाकी को फर्टिलाइजेशन हम तो ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन, और ऐसा प्लांट में होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ध्यान से, फर्टिलाइजेशन के बाद ध्यान से, तो ये तो बन गया जाइगोट, समझ में आ रहा है ना। वो जो सीड जर्मिनेट करता है तो यही ना ग्रो करता है, वो प्लम्यूल रेडिकल तो रूट पार्ट और एक भाग जाता है शूट पार्ट, तो ये जाइगोट ही एम्ब्रियो एक्सिस बनाता है, तो एम्ब्रियो बनता है। बात समझ में आ रहा है। अब बात समझो, ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, सीड में। और ये जो दोनों इंटीग्यूमेंट है जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये दोनों इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। सीड के ऊपर जो कोट रहता है वो सीड कोट में, तो ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में, और सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। मैंने ये वो पार्ट है फ्रूट का जिसको हम लोग खाते हैं लोग। तो एक्चुअली प्लांट फ्रूट को बनाता है, सुना सब, प्लांट फ्रूट को बनाता है कुछ अपना बेनिफिट के लिए। सबसे पहले का बेनिफिट कि सीड को प्रोटेक्ट करे, समझ में आ रहा है। दूसरा बेनिफिट कि सीड के डिस्पर्सल के लिए। देखो अब अगर सब प्लांट एक ही जगह पे है, मान लो कि उस पर्टिकुलर जियोग्राफी में कोई प्रॉब्लम हो गया और धरती का फर्टिलिटी कम हो गया या कोई इन्फेक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो ज्यादा चांस है कि वहां का सब प्लांट डेड कर जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा, जितने ज्यादा दूर दूर जगह पे रहेगा, उतने ज्यादा वो स्पेसीज के प्लांट के सर्वाइव करने का चांस ज्यादा है। नहीं पढ़ते लोग हिस्ट्री में वो सिविलाइजेशन, वो फलाना सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन ऐसे करके चलता है, ठीक है। वो कभी कुछ हजारों साल पहले वो सिविलाइजेशन था, वहां पे लोग बसता था। अब कुछ तो ऐसा हुआ जिसके चलते पूरा का पूरा सभ्यता ही क्या हुआ कि बाजार साफ हो गया और आज में लोग रह रहा है। अब कुछ तो अगर ऐसा हो जाए कि सब का सब लोग एक बार क्या हुआ कि पूरे दुनिया का लोग नहीं ना हो जाएगा, ऐसा सिर्फ कोई पर्टिकुलर प्लेस में होगा, तो वहां का सभ्यता खत्म हो गया, क्योंकि बाकी जगह का तो सभ्यता बचा हुआ है, तब तो अभी हम लोग बचे हुए हैं। तो डिस्पर्सल से फायदा ये होता है कि वाइड रेंज को कवर करता है कोई भी स्पीशीज इनहेबिटेट करने के लिए, और वाइड रेंज से क्या होता है कि उसके सर्वाइवल का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। क्योंकि कोई भी सीजनल चेंज होगा या कुछ भी होगा, टोपोग्राफिकल चेंज, जियोग्राफिकल चेंज, वो एक पर्टिकुलर हैबिट में होगा ना, और जितने ज्यादा दूर रहेगा इस हैबिट से उतने सर्वाइवल का चांस इसका ज्यादा रहेगा।
तो प्लांट सीड का फ्रूट का फॉर्मेशन करता है दो तरीका के लिए, दो कारण के लिए, एक सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरा सीड के वाइड स्प्रेड के लिए, मतलब रेंज बढ़ जाए, डिस्पर्सल के लिए। अब हम लोग फल खाएंगे, लोग तो फल लेके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, कोई भी पंछी सब, कोई भी जानवर सब फल खाएगा सब, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि फल को वहीं पे बैठ के नहीं खा के फिर भाग जाएगा, सब लेके जाएगा ही सब जाएगा सब। तो ज्यादातर चांस है कि फल को ले लेगा सब, लेके दूसरी जगह जाके बैठ के खाएगा सब, या अपने बच्चा सबको खिलाएगा सब, फीडिंग करेगा सब। तो ऐसे करके डिस्पर्सल हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो डिस्पर्सल से क्या फायदा है वो हम लोग देख चुके हैं। तो ये केस था जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद जो हम एक्स्ट्रा बता दिए ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है वो हम लोग देख लिया लोग। ठीक, इतना बात लिख लिया जाए। हम लोग देख रहे थे लोग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में, और तब उसके बाद देखे लोग ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन केस। तो ये वाला तो हम लोग ठीक से देख चुके हैं। अब जो बात ये बताए हैं कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट किया, तो ये जर्म ट्यूब जर्मिनेट करते हुए एंट्री किया ओवरी के ओव्यूल में। अब जर्म ट्यूब के एंड पे रहेगा दो मेल गेमेट, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया जर्मिनेशन का। अब ये दो मेल गेमेट में ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले का फ्यूजन ये फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया। ये दोनों मेल गेमेट में से एक मेल गेमेट फ्यूज हुआ फीमेल गेमेट के साथ, तो जाइगोट बनेगा, और दूसरा मेल गेमेट फ्यूज हुआ ये पहले का फ्यूज किया हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो प्राइमरी इंडोस्पर्म बनेगा, जिसको इंडोस्पर्म ही बोलते हैं, ट्राइप्लॉइड होगा, 3n होगा। ठीक है, तो 3 फ्यूजन हुआ। और डबल फर्टिलाइजेशन ये दोनों मेल गेमेट जो एक होगा इस सब के साथ किया है, एक मेल गेमेट फीमेल गेमेट से और एक मेल गेमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होके जो जाइगोट और प्राइमरी इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया हुआ है, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि डिसिमिलर सेल्स यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा इवेंट हो गया डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का। वही बात देख लो, व्हेन पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है ऑफ अ फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज का रहेगा, इसके अंदर ये जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? केमिकल इंटरेक्शन वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी ओटीपी आता है। ठीक है, सेम स्पेसीज देन इट जर्मिनेट्स। अब पता चलेगा कि सेम स्पेसीज क्या है, तो पॉलन ग्रेन क्या होगा कि जर्मिनेट करेगा थ्रू इट्स इंटाइन, मतलब इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, और जर्म ट्यूब डेवलप्स एंड ग्रो थ्रू द स्टाइल। जर्म ट्यूब डेवलप करता है और स्टाइल से होते हुए ग्रो करेगा। स्टाइल से होते हुए ओवरी के ओव्यूल में चला जाएगा, तो ग्रो थ्रू स्टाइल एंड रीचेज द ओव्यूल ऑफ ए ओवरी। स्टाइल से होते हुए ओवरी के ओव्यूल्स में पहुंच गया। द टू मेल गेमेट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ जर्म ट्यूब। ये जर्म ट्यूब के टिप पर हमेशा प्रेजेंट हुआ करता है दोनों मेल गेमेट। आगे अब ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इनिशियली इन एम्ब्रायो सैक, शुरू में अभी ये फ्यूजन नहीं हुआ है, तो शुरू में यही ना एम्ब्रायो सैक है, तो एम्ब्रायो सैक में द टू पोलर न्यूक्लियाई अभी अलग अलग है, एन फ्यूज इटसेल्फ टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। पहले आपस में फ्यूज हो जाएगा, तो फ्यूज होकर क्या बन गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2n, n फ्यूज हुआ तो 2n बना, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर हो गया, डाइप्लॉइड। दिस इज द इवेंट ऑफ फर्स्ट फ्यूजन। पहले का फ्यूजन हुआ, अभी गेमेट अंदर कुछ किया नहीं है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टू मेल गेमेट, दोनों मेल गेमेट एन नेचर का ही होगा ना, मेल गेमेट है तो एन नेचर का होगा। वन फ्यूजेज विथ एग सेल या ओवम या फीमेल गेमेट उसी को, जो कि एन ऑफ फोर्स रहेगा, टू फॉर्म अ डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। और वो एक डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, जाइगोट। ठीक है, तो फीमेल गेमेट से मेल गेमेट फ्यूज किया, जाइगोट बना। ठीक है, 2n, और यही प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। एक और ही आगे है, और ये जाइगोट 2n नेचर का होगा। दिस इज सेकंड फ्यूजन चल रहा है। अनदर गेमेट में मेल गेमेट फ्यूजेज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2n था टू फॉर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म। अब ये अनदर गेमेट जो n रहेगा
ये 2n से फॉर्म करेगा, सॉरी 2n नहीं 3n हो जाएगा, ट्रिपल वाइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये ध्यान से देख लेना, सब गड़बड़ा गया है। चलो, तो अनदर गैमेट जो n था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n। दिस इज थर्ड फ्यूजन, इस 3 फ्यूजन हो गया। अब बात समझो, आउट ऑफ दिस 3 फ्यूजन, इस 3 गो फ्यूजन में से फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जिससे जाइगोट बना था, सुना सब, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन जिससे जाइगोट बना था, एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेल गैमेट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस से जिससे ट्राइपलॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बना था, इज कंसीडर्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसको कंसीडर्ड किया जाएगा किस चीज के रूप में, तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हेंस दिस इवेंट इज अ केस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात समझा पे, शुरू में फ्यूजन से पहले मेल गैमेट फीमेल गैमेट सेपरेटली था, पोलिनेशन हुआ, पास जर्मिनेशन हुआ, पास में आया, फ्यूज हुआ, क्या बना, जाइगोट। और ये जाइगोट आगे डेवलप कर जाएगा किस चीज में, तो सीड के अंदर में यही एम्ब्रायो प्रेजेंट रहता है। वो जो सीड को पानी में भिगाते हैं चाहे धरती में रोप देते हैं, जो जर्मिनेशन से जो बाहर आता है, व्हाइट डेफलिंग्स जो बाहर आता है, नहीं अंकुरन बोलते हैं, जो चना वना मूंग वगैरह फुला दो तो नहीं, तो वो ये एम्ब्रायो एक्सिस में क्या होता है कि बढ़ता है, यही ग्रो करता है, ठीक है। तो वो एम्ब्रायो मतलब वो सीड कोट से क्या होगा कि बाहर आ जाएगा, तो ये बना जाइगोट और जाइगोट डेवलप हो रहेगा। ऐसे नॉर्मली सूखा सीड को देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, वो अंदर में रहेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये जो एम्ब्रायो है ये लिविंग ही रहेगा, भले नॉन फंक्शनल रहेगा, और तब तक जब तक जर्मिनेट नहीं हो रहा है तब तक के सीड के भीतर का एम्ब्रायो लिविंग रहेगा, और उस एम्ब्रायो को ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। भले हम उस सीड को 1 साल बाद क्यों नहीं रोपे, 2 साल बाद क्यों नहीं रोपे, अलग अलग सीड का वायबिलिटी पीरियड अलग अलग होता है, नहीं तो कितना साल भी बाद रोपे, अगर तब तक जिंदा है तो वो एंडोस्पर्म को क्या करेगा कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म जंगा खत्म हो गया, एम्ब्रायो भी मर जाएगा, उसके बाद सीड को तू पानी में ना तू घी में फुला कर रोपो, उस जर्मिनेशन होने वाला नहीं है, उस सीड से प्लांट निकलने वाला नहीं है, ठीक है। ओव्यूल देखा लो यहाँ पे, यही लो पार्ट है ओव्यूल। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में, और ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटीग्यूमेंट्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। सीड के ऊपर जो छिलका रहता है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सीड कोट भी दो होता है, टेस्टा टेगमेन, अपर वाला टेस्टा, नीचे वाला टेगमेन। पोलन ग्रेन का भी कोट दो होता है, पोलन ग्रेन अलग है, सीड अलग है, समझ में आ रहा है ना। पोलन ग्रेन क्या, जो मेल गैमेट कैरी कर रहा है शुरू में, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। ओवरी पूरा उसका कैलिक्स कोरोला सब गिर जाएगा, उसका कोनो जरूरत नहीं है। कैलिक्स का काम है बर्ड को प्रोटेक्ट करना, बर्ड से फूल खिलने के बाद कैलिक्स खत्म, उसका बाजार से आप उसका कोई यूज नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बाद कोरोला का काम खत्म। जाके देखना सब, जो भी घर के आसपास में क्या कोई भी फल को देख सकता है सब, या आसपास में क्या रोपाता है, लौकी घिउड़ा, ये सब, उस सब के लास्ट में यहाँ पे देखना सब, जब बड़का हो जाएगा तो उसमें हल्का सा छोटा सा फूल बचा रहेगा, और कुछ दिन बाद वो टूट के गिर जाएगा, क्योंकि अब उसका कोई जरूरत नहीं है। पेटल्स का काम था सुंदर दिखना, पोलिनेशन करना, अब कौन फायदा है, पोलिनेशन हो चुका है, समझ में आ रहा है ना, फ्रूट बन गया, अब उसका कोई फायदा नहीं है, तो सब खत्म हो जाएगा। तो कैलिक्स कोरोला फर्टिलाइजेशन के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाजार साफ। इंटीग्यूमेंट सीड कोट में कर ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। हम देखेंगे कि फ्रूट का क्या यूज है। सबसे पहले का फ्रूट का यूज किया था सीड को प्रोटेक्ट करना, जिससे का सीड डिस्पर्सल। वाल ऑफ ओवरी, ओवरी का जो वाल है, जो ओवरी का वाल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट के कवर में, छिलका में, पिल्स उसे को बोलते हैं, तो फ्रूट के कवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये केस था ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन का। फर्टिलाइजेशन के बाद अब कैलिक्स कोरोला का कोनो काम नहीं रहता है, घट जाएगा, गिर जाएगा, नहीं, अब सब लगभग सब बात, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, यही नो। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक ओव्यूल के अंदर न होता है, तो उसके अंदर में प्रेजेंट क्या है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो, यही दो चीज प्रेजेंट है। अब बात समझो, सब सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, सब सेल में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है। बहुत सारा में सीड बनते बनते
लेकिन इस लास्ट फाइनल स्टेज तक एंडोस्पर्म सब यूटिलाइज हो जाता है। अब कोनो कोनो वैसा सेल है जिसमें एंडोस्पर्म का रिमेन्स बचा रह जाता है। इस हिसाब से भी सीड दो टाइप का होता है, एक वो सीड जिसका एंडोस्पर्म खत्म हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, यूज हो गया है, और एक वो सीड जिसमें एंडोस्पर्म बच गया है ना। और इसी हिसाब से हम लोग सीड को बांटते हैं दो टाइप से, सीड को एक एल्बुमिनस और एक एक्स एल्बुमिनस। एक हम बोल सकते हैं अपने से कि एक इंडोस्पर्मिक और एक नॉन इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्मिक सीड वो सीड जिसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ अभी है, और नॉन इंडोस्पर्मिक का मतलब वो सीड जिसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें तभी मोनोकोट में देख लो, राइस हो गया, चावल, वो क्या है, चावल जो हम लोग खाते हैं वो इंडोस्पर्म ही है। तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, ग्राम, मेज, ये सब हो गया वो सीड जिसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ है, इंडोस्पर्मिक सीड हो गया। और नॉन इंडोस्पर्मिक मतलब वही मटर, ग्राम, पल्स वाला जितना भी सीड है वो सब नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, मतलब उसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, उसमें इंडोस्पर्म यूज हो गया रहता है। समझ में आ रहा है? तो वो सब के सीड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा। वो जो चीज हम लोग खाते हैं लोग, जो चना का दाल या मटर का दाल, वो कॉटिलेडन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग कि सीड होता है दो टाइप का, एक मतलब नंबर ऑफ कॉटिलेडन के हिसाब से। कॉटिलेडन रिजर्व फूड है बोलते हैं, तो कॉटिलेडन को सीड लिप्स भी बोला जाता है, सीड लिप्स, कॉटिलेडन को सीड लिप्स भी बोला जाता है, अभी देखेंगे उसके बारे में। और कॉटिलेडन के नंबर के हिसाब से सीड दो टाइप्स का होता है, एक वो सीड जिसमें एक कॉटिलेडन है और एक वो सीड जिसमें दो कॉटिलेडन है। एक कॉटिलेडन वाले सीड को बोलते हैं मोनोकॉट या मोनोकॉटिलेडनस सीड, और जिसमें दो कॉटिलेडन है उसको डाइकॉट या डाइकॉटिलेडनस सीड। ऐसे पॉपुलरली तुम लोग मोनोकॉट डाइकॉट सुना होगा सब। ठीक है, तो सब चावल वोल जो भी सेरियल्स वगैरह है वो सब मोनोकॉट में आता है, और चना दाल वोल ये सब आता है डाइकॉट में, मटर वटर सब किस चीज में आता है, डाइकॉट में आता है। ठीक है, तो मोनोकॉट और डाइकॉट। अब बात समझो, हम लोग एम्ब्रायो सैक में देखे थे कि एम्ब्रायो सैक में फीमेल गेमेट से मेल गेमेट फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट आगे जाके बन गया एम्ब्रायो। एम्ब्रायो कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें दो चीज है, एक एक्सिस और दूसरा कॉटिलेडन। कॉटिलेडन वही रिजर्व फूड समझ, और दूसरा क्या, एक्सिस। वही जब जर्मिनेशन होता है ना सीड का, क्या होता है, जर्मिनेशन, तो वही एक्सिस बाहर आता है, और वो एक्सिस दो तरीका से ग्रो करता है, उस दो टाइप से दो पार्ट होता है उसका। एक को बोलते हैं प्लम्यूल और दूसरा को बोलते हैं रेडिकल। प्लम्यूल ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, वो फ्यूचर शूट होता है, और रेडिकल मूव करेगा नीचे, ग्रो करेगा नीचे की तरफ, वो फ्यूचर रूट होता है। आगे जाके वो रूट बन जाएगा और प्लम्यूल आगे जाके बन जाएगा शूट। अब ध्यान से बात समझो कि वो सीड जब सीड का फॉर्मेशन हुआ से लेकर टिल जर्मिनेशन, तब तक के लिए तो एम्ब्रायो है सीड के भीतर। सीड का दो कवर होता है, टेस्टा और टेगमेन। तो सीड को वो टेस्टा और टेगमेन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि बाहर से एक्सटर्नल उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और सीड तभी जर्मिनेट करेगा जब उसको जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जैसे कि एयर, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सब वाला अगर उसके फेवरेबल। अब अलग अलग सीड का अलग अलग होगा, नहीं पीएच जर्मिनेट करने के लिए, चाहे मॉइस्चर परसेंटेज जर्मिनेट करने के लिए, सब अलग अलग होगा, नहीं ह्यूमिडिटी वगैरह। तो जब से सीड बना तब से लेकर जर्मिनेशन तक, इस बीच के पीरियड को बोलते हैं डोरमेसी। क्या बोलते हैं उसको, डोरमेसी। जैसे ही सीड अपना फेवरेबल कंडीशन को गेन करता है, मतलब फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाएगा, डोरमेसी पीरियड ब्रेक करेगा और सीड जर्मिनेशन कर देगा। और जब जर्मिनेशन करने का मतलब सीड के अंदर का एम्ब्रायो जो अभी तक रिजर्व फूड को ले रहा है और लेके जिंदा है, वो एम्ब्रायो अब क्या होगा कि बाहर आ जाएगा। अब वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर आ जाएगा। एक हल्का सा वो टेस्टा टेगमेन, एक सबसे सीड के नीचे में एक हल्का सा स्मॉल पोर्स होता है जहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है टेस्टा, समझ में आ रहा है ना, उस चीज को बोलते हैं हीलियम। वो हीलियम के थ्रू ही क्या होता है कि उसको ब्रेक करके, और वो हीलियम के थ्रू ही अंदर से एम्ब्रायो आ जाता है बाहर।
इम्ब्रोनल एक्सिस आ जाता है बाहर, वही प्लूमेल रेडिकल वो आगे ग्रो करेगा तो रूट और शूट बनेगा, चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो। ठीक है, तो एक इम्ब्रायो में, एक इम्ब्रायो का समझ लो दो पार्ट, एक कोटिलेडन और दूसरा एक्सिस। एक्सिस वो जो ग्रो कर रहा है और कोटिलेडन वो जो इम्ब्रायो को फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी हमने क्या देखा, बहुत सारा सीड में एंडोस्पर्म खत्म भी हो जाता है ना, तो उस हिसाब से तो जो सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है वो तो मर जाना चाहिए। लेकिन ये कोटिलेडन ही है जो इम्ब्रायो को क्या करता है कि इम्ब्रायो क्या अपना एक्सिस को वो न्यूट्रिशन रिजर्व रखता है, जिसके चलते सीड जिंदा रहता है। ठीक है, और सब सीड के अपना अपना मतलब सब सीड का मैक्सिमम डोरमेसी पीरियड अपना अपना है ना, किसका सालों भर तक रहा, सालों भर तक। जैसे मान लो कि जिसका डोरमेसी पीरियड ज्यादा है उसी को हम लोग रखते हैं लोग, उसको मतलब स्टोर करके खाते होते हैं लोग। जैसे कि मटर सुखा के हम लोग रखते हैं लोग ना, मटर वो 6 महीना साल ज्यादा दिन तक रह जाता है, उसका डोरमेसी पीरियड ज्यादा है। उस समय भी अगर हम चाहेंगे तो जर्मिनेशन करा सकते हैं ना। मूंग वगैरह बहुत सारा है, मूंग को नहीं जर्मिनेशन करा सकता है, सबका डोरमेसी पीरियड ज्यादा है। जिसका डोरमेसी पीरियड कम है जल्दी मर जाएगा, उसके बाद से कुछ नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग खाते भी नहीं है और जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा तो उसको रोप भी नहीं सकते हैं फर्दर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा वो मोस्टली किस चीज के बारे में देखा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड के बारे में देखें। ठीक है, और एक सीड में बेसिकली क्या चीज प्रेजेंट रहता है, दो मेन चीज है, एक कोटिलेडन और दूसरा एक्सिस, ये नो है जो कि पार्ट है इम्ब्रायो का। कोटिलेडन और एक्सिस किसका पार्ट है, इम्ब्रायो का। अब इसके अलावा रहा बात एंडोस्पर्म का, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता था मेल गेमेट से तब बनता था, तो कुछ सीड में एंडोस्पर्म रह भी सकता है और कुछ सीड में एंडोस्पर्म नहीं रह सकता है, तो हो भी सकता है। और वो भी रिजर्व फूड का काम करता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इतना मत लिख लिया जाए। हम लोग देख रहे थे लोग सीड के बारे में, मतलब बेसिकली अब हम लोग आ गए लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में। वो जो गेमेटोजेनेसिस पढ़े थे, मतलब मेल गेमेट फीमेल गेमेट पॉलिन ग्रेन ये सब का फॉर्मेशन पढ़े थे, पॉलिनेशन पढ़े थे, वो सब क्या था, जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का ग्रो जर्मिनेशन पढ़े थे, वो सब कौन सा आ जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, माने फर्टिलाइजेशन से पहले ये सब प्रोसेस होता है। फिर देखे लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में, देखे ना, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद अगर सीड के बारे में देख रहे हैं, फ्रूट के बारे में देख रहे हैं, तो ये सब हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसमें बेसिकली अब हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, सीड के बारे में, वो फ्रूट के बारे में नहीं देखे। खैर कल बता दिए थे फ्रूट के बारे में मोटा मोटी कि ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट, और ओवरी के वाल से फ्रूट का छिलका पिल्स डेवलप करता है, और फ्रूट इंपॉर्टेंट होता है सीड के प्रोटेक्शन के लिए और डिस्पर्सल के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाए। बात समझो, सीड को प्रोटेक्शन करने के लिए फूड के अलावा सीड कोट भी प्रेजेंट है, इसमें भी होता है, इसमें भी है। दो लेयर होगा ना, ऊपर वाला लेयर को बोलेंगे टेस्टा, नीचे वाला लेयर को बोलेंगे टेगमेन। लिखे इधर, एक सीड, दो सीड कोट होता है, टेस्टा और टेगमेन। अब बात समझो सीड के बारे में, इट इज द मैच्योर ओव्यूल दैट डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, सीड ओव्यूल से ना डेवलप करता है, सीड वो मैच्योर ओव्यूल है जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाता है। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओवरी बिकम सीड कोट। क्लियर है, ओवरी का अंदर में जो इंटीग्यूमेंट है, बेसिकली ओव्यूल का जो लेयर है उसी को इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। और सीड हैज टू कोट, टेस्टा एंड टेगमेन, टेस्टा और टेगमेन। टेस्टा इज आउटर कवरिंग व्हाइल टेगमा इज इनर कवरिंग। दे प्रोटेक्ट द सीड ड्यूरिंग स्टेज ऑफ डोरमेसी। डोरमेसी के बारे में आगे देखते हैं हम लोग कि डोरमेसी वैसे बताया कि वो एक फेज है, इनएक्टिव स्टेज, माने ये वो स्टेज है जहां पे ऑलमोस्ट मेटाबॉलिकल एक्टिविटी जीरो हो जाता है। हम एग्जैक्ट जीरो नहीं बोले हैं, अगर कहीं पे मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा है वो आदमी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो लिविंग नहीं है, हम बोले ऑलमोस्ट जीरो, इतना कम की पूछ मत। यही कारण है कि वो जो कोटिलेडन में रिजर्व फूड होता है वो न्यूट्रिशन को यूज करके बहुत ज्यादा टाइम तक, साल भर तक जिंदा रह जाता है, इवन उससे ज्यादा भी। कितना वैसा सीड है जिसका डोरमेसी पीरियड 1 साल से भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मली फ्यू डेज मंथ तो आसान है, बहुत सीड का वर्षों से ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्टेज ऑफ डोरमेसी, डोरमेसी का मतलब ये वो स्टेज जहाँ पे सीड का अंदर में जो एम्ब्रायो है, जो लाइफ है, उसका
मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट क्या है कि जीरो है, बहुत बहुत कम एक्टिविटी होता है। इसी के चलते बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ता है। न्यूट्रिशन ज्यादा कब लगेगा? जब ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा, तबे नो। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, सिर्फ एक प्राण जिया जा रहा है, इसलिए बहुत ही लेस न्यूट्रिशन का जरूरत होता है। और कोटिलेडन में प्रेजेंट न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा दिन तक चलता है। इंडोस्पर्म है तो और ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। खैर, बहुत सारा तो सीड का इंडोस्पर्म हम लोग खाते भी हैं लोग। राइस क्या है? अब बात समझो, द पीरियड बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सीड टू इट्स जर्मिनेशन, सीड का फॉर्मेशन हुआ से लेकर जर्मिनेशन हुआ, इसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं हम लोग डोरमेसी। ठीक है, डोरमेसी पीरियड अगर खत्म हो गया, माने जर्मिनेशन एक पर्टिकुलर पीरियड भी है, स्टेज ऑफ इनएक्टिव, दिस इज द इनएक्टिव मतलब रिलैक्स फेज, वो स्टेज जहाँ पे एक्टिविटी वगैरह मेटाबॉलिक बहुत बहुत क्या होता है कि कम होता है। ठीक है, हाँ, अगर डोरमेसी पीरियड खत्म हो गया कि हर एक स्पेसीज के सीड का अपना अपना डोरमेसी पीरियड होगा, वो खत्म हो गया, उसके बाद तो सीड को रोकने उपने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर में जो जान है मर गया है, एम्ब्रियो है वो खत्म हो गया है। मरने के बाद जर्मिनेशन वो उस कंडीशन लेगा भी तो अंदर से बाहर कौन आएगा? समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, मतलब ऐसा मान सकते हैं डोरमेसी का तो कोमा में है ना। उस टाइम पर भी तो बहुत कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी तो कर भी नहीं करता है। अब बॉडी जिंदा रहने के लिए बस बेसिकली एम्ब्रियो ऑफ सीड, सीड का अंदर में जो एम्ब्रियो, कहाँ से आया एम्ब्रियो? सीड के अंदर में फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ था मेल गैमेट से, बना क्या था? जाइगोट। और वो जाइगोट आगे डेवलप कर जाएगा किस चीज में? एम्ब्रियो में। तो वो सीड का एम्ब्रियो हैज टू पार्ट, कोटिलेडन एंड एक्सिस। वो यहाँ पे लिखा है कि एम्ब्रियो बराबर कोटिलेडन प्लस एक्सिस, कोटिलेडन और एक्सिस होता है किसी भी सीड के एम्ब्रियो में। और यही एक्सिस हो जाता है, और अगर एक्सिस है यही एक्सिस का दो पार्ट होता है, प्लम्यूल और रेडिकल। जर्मिनेशन के बाद ये एक्सिस का दो पार्ट, प्लम्यूल और रेडिकल, समझ? ये एक्सिस ही है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का प्लम्यूल ग्रो करके शूट बन जाएगा और रेडिकल नीचे ग्रो करके रूट बन जाएगा। तो कोटिलेडन कुछ नहीं, एम्ब्रियो का ही एक पार्ट है जिसमें रिजर्व फूड रहता है, और फूड का काम क्या है तुम लोग को पता है। और एक्सिस तो समझ में आ रहा है, यही ना पेड़ को बनाएगा, शूट और रूट को, दोनों का अपना काम है। तो एम्ब्रियो ऑफ सीड हैज टू पार्ट, कोटिलेडन एंड एक्सिस। कोटिलेडन बोले तो रिजर्व फूड इज आल्सो नोन एज सीड लिप्स। कोटिलेडन को सीड लिप्स भी हम लोग बोलते हैं। सम सीड हैव वन कोटिलेडन कॉल्ड मोनोकोट या मोनोकोटिलेडनस सीड, और जैसे कि मेज, राइस एटसेट्रा। और कुछ सीड के पास दो कोटिलेडन होगा, देखो यहाँ पे एक कोटिलेडन है और यहाँ पे दो कोटिलेडन है। तो ये हो गया डाइकोट सीड और ये हो गया मोनोकोट सीड। डाइकोट या डाइकोटिलेडनस पी ग्राम एटसेट्रा। सम सीड हैव एंडोस्पर्म रिमेन इन देम व्हाइल इन सम सीड इट गेट कंप्लीटली एग्जॉस्ट, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। बात समझो, एंडोस्पर्म बनेगा सब सीड में, क्योंकि पता है अगर ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो दूसरी का फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी न्यूक्लियस से सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होगा तो एंडोस्पर्म बनेगा। अब वो थ्रू आउट द पीरियड वो एंडोस्पर्म क्या न्यूट्रिशन ही है ना, अगर सीड उसको यूज कर रहा है, खा रहा है, तो यूज को कंज्यूम करते करते खत्म कर दिया, समझ में आ रहा है ना। और खत्म हो गया उस पीरियड में, सीड बनने के प्रोसेस में खत्म हो गया, तब तो उस सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचा, और जिसमें बच गया है उसमें बच गया। तो बोले भी कि इस हिसाब से सीड दो टाइप्स का, एक वो सीड जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है और एक वो सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है। एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक ना, या एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म है, एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब पहले एंडोस्पर्म था। एक्स किसको बोलते हैं? पास्ट, मतलब पहले कोई था या थी, नहीं होता है। अगर हम बोले एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म अभी तो ही है लेकिन पहले था, थी। चलो, एम्ब्रियो एक्सिस हैज टू पार्ट आफ्टर जर्मिनेशन, प्लम्यूल एंड रेडिकल। जर्मिनेशन के बाद एम्ब्रियो एक्सिस का दो पार्ट होता है, कौन कौन? प्लम्यूल और रेडिकल। प्लम्यूल मतलब फ्यूचर शूट, रेडिकल मतलब फ्यूचर, क्योंकि प्लम्यूल ही ग्रो करने के बाद आगे शूट बनने वाला है और रेडिकल ही ग्रो करने के बाद आगे रूट बनने वाला है। When a seed gets its favorable condition, temperature, moisture, humidity, जो उसका कंडीशन है, तो वो कंडीशन जैसे उसको मिलेगा, it breaks its dormancy,
जरूरी थोड़ा है कि जहां तक जो साल है डोरमेसी पीरियड 3 साल तक जाएगा। अगर बीच में कंडीशन मिल गया, बीच में डोरमेसी पीरियड खत्म, वो तो मैक्सिमम ना बताए हैं हम कि उतना दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद से जर्मिनेशन उस फेवरेबल कंडीशन देने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। अब बीच में ही अगर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिल गया, वहीं पे डोरमेसी क्या होगा कि ब्रेक कर जाएगा और व्हाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो एक्सिस है वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जर्मिनेशन। ठीक है, कॉमा दे दो, कॉल्ड जर्मिनेशन, पूरा प्रोसेस डिफाइन हो गया। अब बात समझो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोनोकोट है, एंडोस्पर्म बच गया है, ये वाला पार्ट एंडोस्पर्म हो गया, कोटिलेडन ये एक्सिस, जब जर्मिनेशन होगा तो ये एक्सिस बाहर आता है। शुरू में ऐसे अभी जाके कोई भी ग्राम चानना वाना कुछ ले लो, तुमको कुछ भी एम्ब्रियो एक्सिस दिखाई नहीं देगा। पानी में फुला दो, उसके बाद उसको बाहर निकाल दो, छोड़ दो, कुछ घंटा के बाद उसमें से व्हाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वही है एम्ब्रियो एक्सिस। जो अंदर से एम्ब्रियो तो अंदर, कोटिलेडन तो अंदर में है, चाना वाना जो हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं, दूगो कोटिलेडन है ना, है समझ में रहे, तो एक्सिस बाहर आएगा और प्लम्यूल रेडिकल उसके बाद से समझ में आने लगेगा, थोड़ा और जर्मिनेट करेगा तब। ये सब चीज तो देख लिया है लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये दूगो, इसमें भी दूगो लेयर होगा, दूगो कवरिंग सब सीड में होता है, टेस्टा और टेगमेन। ठीक है,